नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? आपका स्वागत है सपना की पाठशाला पे, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली गुजरात बोर्ड के वीडियोस ही अपलोड किए जाते हैं। तो बच्चा, यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स में कंप्लीट एमसीक्यूज। ठीक है, तो वन शॉट एमसीक्यूज हैं जहाँ पे पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। इसके अंदर एमसीक्यूज तो मैंने एक तो और दिया हुआ है, बट बेसिकली यहाँ पे अपना सेक्शन ए और बी कवर करने की पूरी मेरे कोशिश है। तो 30 मार्क का अपना रहता है टोटल मिला के ए और बी। तो 30 मार्क यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग, देखा जाए तो। और जिसमें लाइक 100 मार्क के हिसाब से 33 पासिंग होते हैं, तो 30 मार्क कवर करने का मेरा एक यही वीडियो जो है वो आपको दिलवाएगा। अच्छे से लर्न करना, हर एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे, एमसीक्यूज अच्छे से देखेंगे। प्लीज लर्न करते रहिएगा। वेल, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज बता दूं कि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को आएंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉर द 12th कॉमर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा, बिकॉज ऐसा चैनल मिलना है मुमकिन ही नहीं, क्या बोलते हैं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना, कि गुजरात बोर्ड में इस तरीके के वीडियोस आपको कोई नहीं देगा। तो चलिए, अभी हम क्या तारीफ करें हमारी खुद की, आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला स्लाइड। ओके, तो क्या कह रहा है अभी? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एंड विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स डेटा सीडी पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, अब देखो इकोनॉमिक सीधी सी बात है, ये कोई इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होता, ये पूरा जो है वो वर्ल्ड एंड द कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका इंफॉर्मेशन ऐसे तो मिलने नहीं वाला है। तो क्या इसका इंफॉर्मेशन हमें प्राइवेट पब्लिशर्स दे सकते हैं? नहीं। स्कूल्स? नॉट एट ऑल। इंडिविजुअल्स? पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन देगा? रिसर्चर, लेबोरेटरीज और गवर्नमेंट। ठीक है, जो ऑथेंटिक संस्थाएं होती हैं वहां से आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इंटरनेट इन द प्रेजेंट टाइम्स? इट इज अ टूल फॉर स्टडिंग, फुलफिल द रोल ऑफ टीचर, इट इज अ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर स्कूल्स, इट इज ओनली अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट फॉर यूथ। नहीं, ठीक है, इट इज अ टूल फॉर स्टडी। ठीक है, स्टडी के लिए। अब आप बोलोगे स्टडिंग क्यों मैम, टीचर को भी तो अभी रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, स्कूल का सब्सटीट्यूट है नो डाउट, बट अभी तक उतना पर्सन नहीं है स्टडी के लिए। अब अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी के लिए मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना, ठीक है, तो स्टडी के पर्पस के लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और मतलब बहुत बेहतरीन टूल है। घर बैठ के आपको दुनिया भर का नॉलेज जो है वो मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आर ड्रॉन फॉर द सिमिलर डेटा? सिमिलर डेटा के लिए हमारे पास आता है सिंपल बार ग्राफ, क्लस्टर डायग्राम, स्पेलिंग क्या, बार डायग्राम, डिविडेंड, डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई चार्ट, बी ऑप्शन, डिवाइडेड वाला। फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्राफ ड्रॉन? किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है? डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस के लिए हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ फिफ्थ, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ डायग्राम इज ड्रॉन? डिस्क्रीट, ग्राफ और डायग्राम दोनों इसके लिए होते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी में आता था ना, वैसे समाज के लिए है इसकी। इन पाई चार्ट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स। पाई चार्ट इज अ सर्कल चार्ट, ठीक है, सर्कल में सबका प्लस कितना होता है? 360 डिग्री। इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डैश वेबसाइट, आरबीआई, बट ऑब्वियसली जो भी है आपको आरबीआई से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द डायग्राम शोइंग रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन लाइन और कर्व इज, रिलेशन लाइन और कर्व, तो ये रहेगा लीनियर डायग्राम। लाइन आ गया तो लीनियर, सिंपल, ठीक है, बाकी किसी में लाइन नहीं आता है। फिर बात करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट बजट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरनेट, सीधी बात है, कंप्यूटर कैसे मिलेगा? इंटरनेट से हमें पता चलेगा ना, वेबसाइट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू प्रोसेस द स्टैटिकल डेटा? एक्सेल शीट। वन should have knowledge of correct dash to get correct data processing. One should have the knowledge of correct फॉर्मूला एंड कमांड, ठीक है, अगर फॉर्मूला और कमांड आपको अच्छे से एक्सेल शीट में आता है तो आपके मिनटों में जो है वो चीजें बन सकती हैं। डैश प्लॉट्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ फॉर द डेटा, एक्सेल शीट सब टाइप के आ जाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ CMIE, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। The dash between all bars should be equal and it should be maintained between the first bar and the origin.
डिस्टेंस, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होता है बार्स के बीच में, बार्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सब कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। बस ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मुझे बार बार लैपटॉप स्क्रीन पे देखना पड़ता है, कई बार क्या हैंग हो जाता है ये। चलिए, ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम, वर्टिकल बार्स कैसे अरेंज करोगे, यूं ही करोगे ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इन बार डायग्राम डैश ऑफ द बार्स शुड बी इक्वल विड्थ, सबका सबका जो चौड़ाई होती है वो सबकी सेम होती है। In dash diagram, values of the common variable over a common base are given for more than one section of related parameters. क्या बोला गया, किस डायग्राम के अंदर कॉमन वेरिएबल और कॉमन बेस लिखा जाता है फॉर मोर देन वन सेक्शन, क्लस्टर्ड। क्लस्टर में हम बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं ना, सबका बेस सेम रहता है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट डैश रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर द बेस, सिंगल, एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब कि सिंगल बार डायग्राम। लाइन डायग्राम इज रिलेटेड विद द टाइम पीरियड, ठीक है। लाइन डायग्राम किससे कनेक्ट होता है, टाइम पीरियड से कनेक्ट। तो डिग्री में सर्कल आ जाएगा, ठीक है। रीजन्स अलग होता है, कंपैरिजन भी नहीं होगा, ठीक। कंपैरिजन के अंदर भी हम लोग डबल बार ग्राफ करते हैं, टाइम पीरियड के अंदर लाइन डायग्राम आता है, कंपैरिजन लाइन के थ्रू नहीं होता है। 21, डैश आर द इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन इकोनॉमिक्स, एक्सेल शीट। डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज रिप्रेजेंट डैश डायग्राम, डायग्राम, पाई चार्ट ही बोलते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट हमेशा किस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, किस पे रहेगा, वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये होता है ना, ये वाई और ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। चलिए, नॉलेज ऑफ डैश इज असेंशियल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड डायग्राम। नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधी सी बात है, तभी तो आप कर पाओगे, कि बिना स्टैटिस्टिक्स कैसे पॉसिबल है आपको ये नॉलेज मिले। डेटा पब्लिश बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आफ्टर डूइंग comprehensive research is called the, डेटा पब्लिश बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट कोई डेटा पब्लिश करता है बाय डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च इज कॉल्ड द ऑथेंटिक डेटा, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, इसको ऑथेंटिक डेटा कहते हैं हम लोग। From which official website of Government of India can the budget related information can be obtained? Ministry of Finance, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे हम लोगों को बात कर रहे हैं ये लोग बजट की, तो मैं फाइनेंस से पता चलेगा ना। The book which is assessed by paying annual fees on perspective website is called an e-book. ई-बुक्स आता है ना, ठीक है, जिसमें आप एनुअल फी आप पैसे दे देते हो और उसका आपको असेसमेंट मिल जाता है, आप कितनी बुक्स रीड कर सकते हो। We can view and read the PowerPoint presentation and study material put by educational website on the open access link. We can view reading material, active learning tutorials. क्या बोल रहा है कि आप ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्टडी मटेरियल जो एजुकेशन वेबसाइट्स रखते हैं, ओपन लिंक है आपके पास, ठीक है, उसको हम ट्यूटोरियल्स बोलते हैं। Which of the following softwares can be obtained free of cost through internet? DSPP, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट। What should be the distance between any two consecutive bars in the bar diagram? Equal distance, जो भी है आपको इक्वली करना है इसके अंदर। When total value of each bar of a bar diagram is divided into several subdivisions, the diagrams are obtained, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बार डायग्राम के अंदर, ठीक है, आप ना कुछ सेक्शंस बना लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। Which of the following is not a bar diagram? Simple bar diagram, cluster bar diagram, divided bar diagram, percentage, subdivided bar diagram. ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन सारे सारे तो यस वाले, इसने नो का पूछा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बनना चाहिए कोई भी, यहाँ पे आपका ऑप्शन बनना चाहिए था
टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, टाइम बेस्ड, वैसे टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम तो टाइम बेस्ड बार डायग्राम, क्योंकि बार डायग्राम कभी भी टाइम के बेसिस पर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर, जिसको हम सही करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। Scales and measurement should be decided in such a way that the picture comes appropriate in size। ठीक है, जो भी आप स्केल से मेजरमेंट लेते हो ऐसा लेना है कि हर एक चीज अप्रोप्रिएट दिखती है। ठीक है, चलिए। Now, which of the following aspects can increase the clarity of a picture? Different colors। ठीक है, पिक्चर की क्लैरिटी किससे पता चलती है? अच्छे अच्छे आप कलर्स ड्रॉ कर लो, तो आपके प्रोजेक्ट वगैरह करवाए होंगे ना स्कूल के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे पाई चार्ट होता है। ठीक है, वैसे अलग 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 कलर्स जो हैं वो इसमें फुलफिल किए जाते हैं, तो पता चल जाता है कि भैया ये वाला जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये वाला जो है फलाना सेक्टर है, ऐसे करके कलर्स के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, इसके डिफरेंट कलर्स और शेड्स। डैश वाज फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट। नॉर्वे। सीधी बात है, पूरे जितना चैप्टर था सब में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे आ रहा था ऑलमोस्ट। हो गया नॉर्वे। तो एचडीआई में 2014 की रिपोर्ट में कौन फर्स्ट नंबर पे आता है? नॉर्वे। ठीक है, अब आपको ऐसे 1 मार्क सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, विच कंट्री वाज द फर्स्ट इन एचडीआई अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट? नॉर्वे। ठीक है, तो इसके लिए ये एमसीक्यूज तो है ही है, बट आपको इसको ऐसे लर्न करना है कि क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे भी आप लिख पाए अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में दिया जाए तो। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप इसको समझ लें ना, तब आप लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके उसके ओरल, मम्मी को ओरल सुनाओ, बड़ा भाई है बहन है उसको ओरल सुना दो, छोटा भाई बहन को पूछ लो, किसी को भी रीडिंग करने तो आता ही है ना, और आंसर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, इन पूरे क्वेश्चंस के ओरल सुनाना आप देखिएगा, आपको ऐसा मुंह जबानी ऐसे सबको लर्न हो जाएगा, क्योंकि आप समझ के करेंगे तो आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत रहेगी नहीं, तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है ना, बट ओरल सुनाओगे ना कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डैश ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होती है फिर ही तो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है फिर ग्रोथ होती है, सॉरी। ठीक है, मतलब कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब कि डेवलपमेंट दिखेगा आपको। जनरली विच कंट्रीज आर रेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। तभी तो मैंने बोला ना, ठीक है, ग्रोथ तभी आता है जब डेवलपमेंट होता है, तो इसके डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचडीआई? एचडीआई की वैल्यू किस पे आती है? वन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? 100। When economic development takes place in a country, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होता है किसी कंट्री में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि याद करना, डेवलपमेंट तब होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उन्हीं कंट्रीज में सबसे ज्यादा होता है जिस कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब कि जो पिछड़ी कंट्रीज होती हैं या जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे लगते हैं। पैसे लगने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब आपके पास, जब कंट्री के पास पैसा आएगा। ठीक है, तो पैसा कब आएगा? जब वो एग्रीकल्चर से दूर आ चुके होंगे और कुछ आगे का सोच रहे होंगे, इंडस्ट्रियल बेसिस पे, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे। यहाँ अभी तो इंटरनेट और एआई की बेसिस पर है। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चर को लेके, अगर किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर अभी भी मेन सेक्टर में चल रहा है, इसका मतलब कि वो डेवलपिंग कंट्री। तो इट इज एन एवरग्रीन प्रोसेस, नो डाउट। ठीक है, इसके बगैर तो कोई भी सेक्टर पॉसिबल नहीं, बट फिर भी चलिए। व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन यूएस डॉलर्स अकॉर्डिंग to the Human Development Report of 2014? 5497। ठीक है, इतना पैसा होना चाहिए डॉलर। What was India's ranking in the world according to the HDI index in 2014? ये अपना 130, हाँ, 130 का रैंकिंग आ रहा था। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट इज क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब जिसके अंदर आंकड़े नहीं चाहिए। पर कैपिटा इनकम में भी आंकड़े चाहिए, मतलब फिगर आता है ना भाई, कितना पर कैपिटा इनकम बन रहा है। ग्रोथ रेट में भी आएगा ग्रोथ। डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। डेवलप,
ये कंट्री डेवलप कर रही है, मतलब लोगों का रहने का तरीका, ठीक है, लिटरेसी, ये सब कुछ आ जाता है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? ये दिया था टोडारो ने। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डैश विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट पॉसिबल। ग्रोथ, the concept of HDI was presented first time in the year 2004 था, नहीं 1990 था। According to Mrs. Ursula Hicks, the problem of economic development is mainly related with dash countries problem, developing countries. इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी प्रॉब्लम है? डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम है ना, मैंने अभी बताया, ठीक है, उनके पास डेवलप करने का जरिया नहीं होता है। नेक्स्ट, HDI shows the dash process रिलेटिव प्रोग्रेस, ठीक है। HDI जो है वो कंपैरिजन बताता है दो कंट्रीज के बीच में या सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है, रैंकिंग उसके थ्रू आता है, इसके लिए ये रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है। इन 2040 इंडियाज HDI वाज 0.609। द कंट्री हुज HDI डेटा इज farther from is dash developed. The country whose HDI data is farther from is dash is less developed. तो वो कंट्री जिनका HDI डेटा बहुत दूर है, ये मतलब वो कंट्री से नजदीक में आ ही नहीं रहा है, बहुत सफर तय करना पड़ेगा उस डेटा में अपनी कंट्री को लाने के लिए, मतलब कि वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज। द कंट्री हुज HDI डेटा इज क्लोजर टू इज मोर डेवलप्ड, ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990, UNDP ने रिप्रेजेंट किया था ना। After dash quality of life index is prepared in the world, after dash quality of life index is prepared in the world after 2003 के बाद quality of life जो है वो एक लाइफ कैसे जी जाती है, क्वालिटी क्या है, उसके बारे में बताया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट, dash is a reflection and consequences of nutrition, medical care and hygienic development, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अगर लाइफ मतलब किसी भी कंट्री में अगर लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं, 80, 90, 100 साल जो भी है, तो मतलब कि साफ-साफ दिख रहा है कि उस कंट्री का न्यूट्रिशन अच्छा है, मेडिकल केयर अच्छा है और एनवायरनमेंट हाइजीन है, ठीक है? तो बीमारी नहीं पड़ रहा है, तो मरने के वो आ ही नहीं रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी शोज़ द एवरेज लाइफ, ठीक है? एवरेज लाइफ कितनी, जैसे हमारी कंट्री में लाइक 70-75 एवरेज लाइफ मानी जाती है, ठीक है? इतना कोई बंदा 100 साल भी जिएगा, कोई बंदा 40 में भी टपक जाएगा, तो वो बात अलग है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। द नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई आउट ऑफ एवरी डैश इन्फेंट बिफोर कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर इज नोन एज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो अभी डेफिनेशन है, ठीक है, तो अब आपको ये सेक्शन बी में आएगा, डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो आपको यहीं से आ जाएगा आंसर। क्या है कि हर लाइक एवरी 1000, ठीक है, याद करना, सी ऑप्शन है 1000। तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट, 1000 बच्चे एक साल में पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, एक साल खत्म होने से पहले, मतलब कि एक साल का बच्चा हुआ ही नहीं, उसके पहले वो बच्चा गुजर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये तब होता है जब वो कंट्री अपने मेडिकल पे केयर पे ध्यान नहीं देती है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती है अपने लोगों को, तो ये चीजें बहुत देखने को। द कंजम्पशन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइंस द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, अच्छे से आप जी रहे हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है ना। In India, population census is taken once in 5 पॉपुलेशन है ना, हाँ 10 ईयर्स, ठीक है, हर 10 साल में जो है वो पॉपुलेशन काउंट की जाती है। राइज इन पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव डैश ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल वेलफेयर, ठीक है, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, मतलब कि एक हर बंदे की अगर इनकम बढ़ रही है, तो उसकी बात है उसके फिजिकल वेलफेयर, मतलब कि उसके हाव भाव में चेंजेस देखने को मिलेंगे हम लोगों को। इफ पर कैपिटा इनकम ग्रो स्लोली, अगर पर कैपिटा इनकम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका डेवलपमेंट भी बहुत धीरे धीरे होगा, तो स्लो। ए, द एक्सपर्ट्स ऑफ UNO हैव रिकमेंडेड डैश एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
यूएनओ के एक्सपर्ट्स ने हमें पर कैपिटा इनकम ही दिया है कि एज एन इंडिकेटर, ठीक है, इससे पता कर सकते हो कि कितना कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, और पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर बताएगा। अकॉर्डिंग टू डैश, डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ चेंज। अकॉर्डिंग टू गेराल्ट, डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ ऑफ चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेंजेस द डैश ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, मतलब इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल देता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। नक्शा बदल देना इसका मतलब कि अब लोग जो है वो अलग अलग जरियों से, सेक्टर से पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको नक्शा बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ब्रिंग एनी डैश चेंज इन द इकोनॉमी। कोई भी इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं आता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इंस्टीट्यूट्स का कोई इसमें फॉर्म नहीं है। There is rise in dash for the comforts and luxury goods in economic development. Demand, ये सीधी सी बात है, अगर डेवलपमेंट हो रही है इसका मतलब लोग डिमांडिंग हो जाएंगे। डिमांडिंग किस हो जाएंगे, कंफर्ट और लग्जरी गुड्स के, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं थाईलैंड और जाऊँ घूमने के लिए, ठीक है। पैसे नहीं होंगे तो शायद यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे जो कुछ आया। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास डेवलपमेंट है और प्लस टूरिज्म भी अच्छा है, ठीक है, ज़रिए हैं हमारे पास कहीं पे भी जाने के, तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा लग्जरी और कंफर्ट को लेकर, ठीक है। तो इसके लिए डिमांड आ जाता है। इन डैश देयर इज चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इन इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो है वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव देखने को मिलता है। डेवलपमेंट है तभी तो पैसा आएगा ना, और पैसा आया, ठीक है, पैसा आया तो तकनीकी आने वाली, टेक्निक्स आने वाली। The disguised unemployment in dash sector gets employment in the sectors. The disguised employment in the agriculture sector, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 4 लोगों की ज़रूरत होगी, 8 लोग काम करेंगे एक ही खेती में, कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। डैश इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डैश चेंज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, दोनों चेंज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस टू अचीव द इकोनॉमिक वेलबींग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा तो है नहीं कि अभी हो गया बस खत्म, कंटिन्यूस चलता ही रहना चाहिए ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डैश ऑफ द पीपल। The concept of economic growth is not useful to understand the welfare of the people, ठीक है। लोगों की भलाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, या इकोनॉमिक ग्रोथ एक इंडिकेटर है जहाँ पे हम लोगों की भलाई के बारे में बात कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेंटेनिंग द डैश इज द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करके चलना ये एक डेवलप कंट्री का, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, यूएस है, ये सब है, तो उनका यही है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ते चलना है, ठीक है। तो वो उनका मेन पॉइंट रहता है। ट्रू प्रोग्रेस, ठीक है, सही तरीके की प्रोग्रेस कब होती है, जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल प्रोग्रेस दोनों हो, ठीक है। पैसे भी बढ़े, समाज भी एक साथ तरक्की करे, मतलब यह है कि सोच भी बदले और इकोनॉमिकली भी लोग बदलते जाएं, अच्छे होते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, इन 2014 इंडिया रैंक्ड डैश विथ एचडीआई। इंडिया रैंक्ड 30 with HDI 0.609. Next, in 2014, how many countries were included? 188 countries included in HDI. According to the 2014 data, Norway stood first with the HDI of first है तो 0.999. Standard of living is measured on the basis of total income, gender development, gross income या per capita income. Per capita income से हमें पता चलता है standard of living. Which of the following factors is not considered while preparing HDI? HDI में हम लोग क्या नहीं लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं लेते हैं। एचडीआई में इन्फेंट मोर्टेलिटी, एचडीआई इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बेसिकली बच्चों के उसके हिसाब से रहता है, ठीक है, तो इसके लिए वो कंसिडर नहीं करते हैं। पीक्यूएलआई, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ इंडेक्स, इज ऑलवेज बिटवीन, ये 0 to 100 के बीच में होता है। ईच डिटर्मिनेंट ऑफ द वेटेज ऑफ, ठीक है, हर एक का जो वेटेज है वो इसके अंदर 100 का रहता है। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन फेट्स एवरी ईयर 1000 में गिनते हैं ना, अभी अभी हमने देखा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो नोन एज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ कंजप्शन, ठीक है, कौन कितना, मतलब कितना कंजम्पशन एक देश में है, कंजम्पशन मतलब कि सब चीजों का, ये खाने पीने का, कपड़े का, घूमने का, अगर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इसका मतलब कि उनका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ता जा रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन वंस इन 10 ईयर्स, ये वाला ही था, बस चेंज आया। फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ यूके। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा इनकम जो है वो कन्वर्ट किया जाता है यूके की करेंसी में। यूके की, यूएसए की, डॉलर्स में करते हैं ना, तो यूएसए होगा ना। डाउट है यूके और यूएसए में, ठीक है, प्लीज आप ये चीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स को आइडिया आ जाए। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, कि मुझे यूके और यूएसए में दोनों में डाउट हो रहा है। तो यूके में पाउंड चलता है ना, ठीक है, तो पाउंड में करते हैं या डॉलर में करते हैं, मैं भूल गई। तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, ठीक है। इतना पता ए और बी नहीं है, सी और डी में से कोई है तो वो आप मुझे बताइएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द बेस्ट मीन्स ऑफ स्टोरेज वैल्यू पॉइंट्स, ठीक है, वो ना कभी फटते हैं ना खराब होते हैं, ना उन पे कभी जंग चढ़ती है ना कुछ होता है, पॉइंट्स। What is the economic system called that allows exchange of price for the cloth? Barter system. Very easy. Which economist believes that the true inflation is caused when there is a rise in price, even when there is the full employment? ठीक है, ये किसने बताया था? केन्स ने बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि सही इन्फ्लेशन, ठीक है, सही महंगाई तब होती है ना जब लोगों के पास पैसा है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है, सबके पास काम धंधा है, बट फिर भी प्राइस जो है वो क्या है, बढ़ते जा रहे, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको ले नहीं पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन, ठीक है। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द गवर्नमेंट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन वाया रूल्स और लॉस, ठीक है, इसको हम लोग कौन सी इन्फ्लेशन बोलेंगे? जो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो उसको तो हम बोलेंगे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट टाइम मतलब वो तो दबाएगी और अपना पॉइंट चलाएंगी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग कांस्टेंट एंड स्टडी प्राइस इंक्रीज? अगर प्राइस लाइक वो है ना इंक्रीज हो रही है तो मनी की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। आज आप समझो ना बेटा, आज एक एग्जांपल मैं दूं क्या ना, एक टाइम था जहाँ पे अगर हम लाइक पेट्रोल की बात करते हैं, आपने देखा होगा 1960 में 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, अभी 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है ना। 1960 और 2025 डिफरेंस कितने सालों का हो गया? 60 की बात करते हैं मतलब यही 50 साल के आसपास का कोई रेशियो बन रहा है, ठीक है, और उसमें इतना सारा, तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज हुई नो डाउट, पर सामने महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। आप सोचो कि पहले के टाइम में इतने सेविंग्स हो जाते थे कि हर एक के घर में ऑलमोस्ट 7-8 बच्चे तो नॉर्मल पहले होते थे, पॉपुलेशन का तो वो होता ही था, ठीक है, तो इतने बच्चे होने के बावजूद भी ओनली ए पर्सन वुड बी एबल टू मैनेज द होल हाउस, ठीक है, विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम, और फिर बच्चों की शादी करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और घर भी बनाना। और अभी का टाइम यह है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं फिर भी घर में लाइक सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो ये टाइम हो गया है। तो वो बात है कि क्यों, क्योंकि है ना प्राइस लाइक इंक्रीज भी हो रहा है, स्टडी भी हो रहा है, बट वैल्यू ऑफ मनी जो अभी डिक्रीज हो गई है। कि एक टाइम नहीं जब हिटलर के वहाँ हुआ था कि हिटलर के टाइम में कि लोग जो है वो ट्रक भर भर के पैसे लेके जा रहे हैं, बट उसमें से खाली उनको एक ब्रेड का पीस ही मिलता है, ठीक है, तो इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी, बात वहां पे आती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, जब डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट,
Who gave the definition? What is accepted universally in the exchange of goods and services is money. ये किसने बताया था? रॉबर्टसन ने बताया था, ठीक है, कि मनी के बदले में आप कुछ भी ले सकते हो पूरी दुनिया भर में, हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। According to Dash, inflation exists when money income increases faster than the earning activity. फिगू ने बोला था, ठीक है, क्या कहा था कि इन्फ्लेशन तभी होता है जब मनी मतलब इनकम बढ़ रही है फास्टर देन अर्निंग एक्टिविटी। मतलब चीजों लाइक अर्निंग एक्टिविटी, हम कुछ खरीद नहीं पा रहे, इनकम हमारी बढ़ रही है बट फिर भी हम कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ना अभी अभी कि अभी 30 सैलरी है, ठीक है, फिर 50 हो रही है, सैलरी बढ़ रही है बट उसके बाद भी हम कोई चीज खरीद नहीं पाते, अर्निंग एक्टिविटी कम है, ये तभी तभी ही जो है वो इन्फ्लेशन आता है। According to Dash, inflation is a monetary phenomenon in which there is a constant increase in price level. ठीक है, मिल्टन ने कहा था ये। The situation in which there is increase in demand of an item as compared to its supply. ठीक है, आइटम की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतना है नहीं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। ये डेफिनेशन किसने दिया था? लर्नर ने दिया था। समझ लो, इन्फ्लेशन के जितने भी डेफिनेशन आपके बुक में दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे लर्न करने हैं क्योंकि आपके सामने है, हर एक के डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज इन्फ्लेशन, ये किसने बोला था? लेमन ने। व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड मनी, ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? वही है ना, रॉबर्ट्स ने। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, सीधी बात है, अगर टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। मनी कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डैश पेमेंट्स, डिलेड पेमेंट्स। Dash said that money is an item used as a means of exchange without any intervention. ये पैसे पैसे वो चीज होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, बस पैसे हरी पत्ती दिखा रहे हो और तुम्हारे जो भी है एक्सचेंज हो जाता है। ये किसने बताया? मार्शल ने बताया है। चलिए नेक्स्ट। डैश एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड ऑफ द मॉडर्न मनी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, उसने बताया कि मनी का क्या इंपॉर्टेंस है। On the onset of imperialism, the use of dash become the means of trade and exchange of goods, coins. ठीक है, ये जब imperialism आया ना, ठीक है, तभी से ही coins का यूज होने लगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले बार्टर सिस्टम था ना, ये उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। After division of labor and specialization, there was a problem of measuring the dash of the products, the value of the products, ठीक है। डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन हुआ। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हम लोगों ने लोगों को काम बांटा कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन की, उन बंदे की उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि मार्केटिंग में क्या है, सेल्स में क्या है, परचेज में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? यहाँ पे प्रॉब्लम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स की। हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है ना, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने काम बांट लिया ना, तो इसलिए पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए ऑटोमेटिक चीज की वैल्यू बढ़ जा रही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं कर पा रहे हम लोग। देयर वाज एन इशू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इन बार्टर सिस्टम, ठीक है, वही था ना कि मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे वीट चाहिए, और सामने वाला बंदा मेरे को राइस देने के लिए बैठा हुआ है, तो मुझसे उसको आलू चाहिए, मैं उसको दूंगी बट मुझे तो नहीं चाहिए राइस, तो इसके लिए ये डबल कोइंसिडेंस जो है वो बार्टर सिस्टम का एक प्रॉब्लम आया था, तभी तो हटा दिया गया। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी वही सिस्टम है, मीडियम है हर एक चीज का, ट्रेडिंग तभी तो नाम आया ना। नेक्स्ट, द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। Who said that too much money chases too few goods causes inflation? फैल्प ने बोला था, क्या बोला था? अगर ज्यादा पैसा आप खर्च करके आपको कुछ कम ही चीजें मिल रही है ना, दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। Who gave this definition inflation?
A situation of excess demand over supply of goods is called the inflation. ये हमें किसने दिया था? किसने अभी भी आया था ना? हाँ, लर्नर थे ना? डॉक्टर एपी लर्नर। ये तो उन्होंने बताया था कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। पहले वाला भी सेम ही था, खाली क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है। Who defined as the money is that medium which is used as means of exchange without any doubt? मार्शल ने। रिपीट क्यों कर लिए मैंने क्वेश्चन? ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म ही नहीं हो सकते हैं। हमारी इच्छाएं कब खत्म होंगी नहीं पता, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। What do banks provide to a very small business which are important for development of communication? तो बोलेंगे माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, जब स्मॉल बिजनेस है ना तो उनको छोटा छोटा फंडिंग चाहिए होता है, तो छोटे फंडिंग को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। What is the rate at which RBI borrows funds for very short term from the commercial bank? ठीक है, तब ऐसा होता है कि जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं, मतलब ये छोटी बैंक होती है ना उनके ब्रांचेस, उसके उनके ही अंडर में, तो उनसे पैसा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल में मतलब है कि ऑलमोस्ट आरबीआई, इसको एपेक्स बैंक बोलते हैं, बैंकों की बैंक। शॉर्ट टर्म लैंडिंग इन द थियोरेटिकल सेंस इज ऑफ फॉर व्हाट पीरियड? शॉर्ट टर्म लैंडिंग मतलब कि तकरीबन 1 साल तक हमने उधार दिया है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट टर्म लैंडिंग बोलते हैं। हाउ मेनी मेजर टाइप ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्ट इन बैंक्स इन इंडिया? 3 टाइप के डिपॉजिट्स जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक? ठीक है, बैंक का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी, मनी को एक जगह पे स्टॉक करके रखना। कमर्शियल बैंक इज ओन्ड बाय, कमर्शियल बैंक एक कॉमन इंसान भी, ठीक है, बैंक स्टार्ट कर सकता है कमर्शियल बैंक, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। डैश अकाउंट डिपॉजिट्स हैव द मनी हैव द मोस्ट लिक्विडिटी देन द अदर अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट, ये करंट अकाउंट में होता है ना कि आप जितना मन करता है उतना पैसा जमा करो, ठीक है, जितना मन करो निकालो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने भी कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो उसके लिए इसको बोलते हैं मोस्ट लिक्विडिटी, तो वो करंट अकाउंट में होता है। इफ एसएलआर इज लोअर so people will get more loan. According to Dash Act, commercial bank has to keep a particular deposit in the cash with the RBI. Okay, commercial bank has to keep the deposit. ये आया था 1934 में, ठीक है, जब कॉमर्शियल बैंक्स को ये था कि मतलब आरबीआई ने रूल निकाला है कि कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो अपना कुछ डिपॉजिट मेरे पास, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे रखेंगी। कल को कोई बैंक मतलब डूब जाती है या क्या, तो एटलीस्ट आरबीआई तो उन लोगों का पैसा जो है वो चुका पाए। हाँ, जैसे बीच में यस बैंक हुआ था, तो इन सब के लिए आरबीआई ने फिर ये बोला कि मेरे पास तुम्हारा डिपॉजिट जमा होना चाहिए। A relatively lower rate of interest is charged from needy farmers than what is charged from rich person is called a, ठीक है, अगर हम ये बोले कि नीडी फार्मर से बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, तो फिर जो रिच पर्सन से लिया जाता है वो तो ज्यादा होता है ना, वो तो पता ही है अपने को, ठीक है, तो उसके लिए उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट, मतलब कि भेदभाव किया जा रहा है। Dash refer to the sale of or purchase of government securities and bonds by the RBI, SLR, ठीक है, SLR हम कहते हैं। A lower dash increases the capacity of bank to create loan and raise money supply by credit creation। हाँ, ठीक है, एसएलआर कम होगा तो लोन वगैरह इजीली मिल जाता है। सीआरआर इज डैश इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन। सीआरआर रिड्यूस हो जाता है डिफ्लेशन और डिफ्लेशन और डिप्रेशन के अंदर। An increase in repo rate by RBI act as a dash for the commercial banks, ठीक है, this intensive, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया ना, मतलब कि जो कॉमन बैंक लोन देती है ना उनको इतना फायदा नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि रेपो रेट अगर ज्यादा हो गया तो उनको रिजर्व बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, तो इसके लिए उनको इतना मिलता नहीं है। ठीक है, अब अगर रेपो रेट इंक्रीज कर लेगी गवर्नमेंट तो क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक्स हमारे पे इंटरेस्ट ज्यादा कर देंगी, तो हम लोग फिर बोलेंगे इतने ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन कौन लेगा, तो हम लोग बैंक से लोन लोन नहीं लेंगे, तो बैंक्स जो होंगी बेचारी कंगाल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनको कोई इनकम सोर्स ही नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि वो डिस इंसेंटिव है, मतलब कि फायदे वाली बात नहीं है कमर्शियल बैंक्स के लिए। नेक्स्ट,
द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी। ये बैंक रेट्स हाई करना। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो, इसको हम बोलेंगे चीप मनी पॉलिसी। ड्यूरिंग डैश बैंक रेट इज इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन में बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज known as the stabilization policy. RBI manages the Prime Minister's धन जन योजना, जन धन योजना, ठीक है, जनता का धन, ठीक है, अपने पास मैनेज करना है, इसको प्राइम मिनिस्टर की योजना वो आरबीआई पर मैनेज करती है। द डैश इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द शेड्यूल्ड बैंक इन द केस ऑफ इमरजेंसी। आरबीआई, आरबीआई ही होती है लास्ट में, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई उसका पैसा भरती है, ठीक है, स्पेशली शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए। शेड्यूल्ड बैंक्स मतलब कि जो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, फार्मर्स के लिए जो बैंक बनाई जाती है उन। Dash Bank provides loan to the government of India. This is the Bank of India. Dash is the apex bank of India, RBI. A central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability. ठीक है, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जो एपेक्स बैंक्स होती हैं, उनके ऊपर पूरा धारो मदार होता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें। इसके लिए अगर वो लगता है ना कि भैया लोग हवा में उड़ रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पैसे कंट्रोल करने में बैंक बाहर ऐसे मंदी का वातावरण क्रिएट कर लेती है, ठीक है। तो होता है ना डिप्रेशन, बूम, रिसेशन, ठीक है, ये सब सेंट्रल बैंक्स के हाथ में होता है। Cash term credit is provided by one bank to the another to the central bank is known as the call money. शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है, जो लाइक थोड़े 6 महीने 1 महीना, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देती है, क्रेडिट देती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है, नो डाउट, बट वो आरबीआई के थ्रू होता है, जिसको कॉल मनी कहते हैं। नो बैंक कैन लैंड द डैश अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिट का कोई बैंक जो है वो लैंड नहीं कर सकता। अगर मैंने मैंने बैंक में 1 लाख रुपए डाले हैं और मेरा पैसा किसी को उनको लोन पे देना है, तो 1 लाख रुपए नहीं देंगे, वो 70-70 हजार के आसपास लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरा पैसा कभी बैंक जो है वो नहीं देती है, क्योंकि हम या तो डिपॉजिटर्स, हमको कल जरूरत है हम निकालने जाए और बैंक बोले हमारे पैसे तो हमने आपके पैसे किसी और को दिए, तो वो बैंक ऐसा नहीं करता, तो हमारे पैसे हैं, ठीक है? तो इसके लिए पूरे के पूरे पैसे वो नहीं डिपॉजिट लैंड कर सकती। नेक्स्ट, व्हेन द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द न्यू अकाउंट, ठीक है, जब लोन अमाउंट एक नए अकाउंट में क्रेडिट होता है, इट बिकम्स डैश डिपॉजिट फॉर द बैंक, प्राइमरी डिपॉजिट, ये पहला होता है, क्योंकि जब भी आपको लोन लेना है ना, तो आपको उस बैंक में आपका अकाउंट खुलना चाहिए और उसके अंदर ही आपका लोन का पेमेंट आता है, तो उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं भाई, पहला अमाउंट, ठीक है। व्हेन क्रेडिट क्रिएशन डैश द सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूसेस, सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस कब होगा, जब क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतना पैसा ही नहीं आएगा। व्हेन क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक इंक्रीजेस, ठीक है, बात है, अगर क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अ कस्टमर कैश डैश फैसिलिटी फॉर अ बिजनेस पर्पस ऑन करंट अकाउंट में उनको मिलता है ओवरड्राफ्ट, ओडी, ठीक है। ओडी क्या होता है ना भाई, समझो 12 लाख मेरे अकाउंट में है और मुझे 15 लाख की जरूरत है, तो बैंक जो है वो 3 लाख मुझे अपना देगी, जिसपे इंटरेस्ट लेगी, नो डाउट, ठीक है, तो उसको ओडी कहते हैं हम लोग। तो हमें कहीं से भी मांगने की जरूरत है, हमें बैंक ही हमको दे देती है, हमारे ट्रांजेक्शन्स इन सबको देख कर, ठीक है, वो कितना पैसा हमको दे पाती है, वो फिर मैनेज होता है। द कस्टमर ऑफ द डैश अकाउंट डज नॉट गेट इंटरेस्ट, द कस्टमर ऑफ द करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता। नेक्स्ट, अ बैंक एक्ट्स एज अ डैश ऑफ फंड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, एक कस्टडियन है, ठीक है, बैंक जो है वो हमारे पैसों के ऊपर अच्छे से उनको संभाल करती है, मतलब कस्टडी में हमारे पैसे रहते हैं, कस्टोडियन कहते हैं हम लोग। द फर्स्ट रियल बैंक वाज सेट अप इन द ईयर 1948, स्पेन में हुआ था ना पहली पहली बैंक। द फर्स्ट रियल बैंक वाज सेट अप इन डैश इन द वर्ल्ड, अभी भी तो देखा, स्पेन। द डैश सेट अप इन स्पेन in 1401 is the first real bank of the world, ठीक है, कौन सी बैंक आई थी, द बैंक ऑफ बार्सिलोना। एंड द वर्ड बैंक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बंदा, बैंक का है, मैं बैंक का है ना, हाँ, चलिए। नेक्स्ट, इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स, हाँ, संस्कृत कितना भंडार, भांडा बोलते हैं, भंडारा, भंडरा, भंडा, भांडा,
whatever. चलिए, when the RBI prescribes limits for credits that the commercial bank can give for the different purpose is called the ceiling on credit. इसका मतलब क्या बोला है कि आरबीआई डिसाइड करता है कि किस पर्पस के लिए कितना आप लोन दे सकते हैं। गाड़ी लेंगे तो कितना मैक्सिमम लोन देना चाहिए, ठीक है। अगेन वो भी बहुत से क्राइटेरिया है कि उनकी इनकम देखो कितनी है, कि कितना वो, इसके लिए आप कभी भी देखो कोई भी लोन देने आता है कोई बैंक, तो आपका पूरा ऐसे जन्म पत्र निकाल के आता है कि आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास होती है कि आपका बिजनेस कितना चल रहा है, आप टैक्स कितना पे करते हो, ठीक है, आपका इनकम कितना है, तो आप इतना लोन कैसे दे पाओगे। 1000 सवा मतलब कि आपके एक लोन के पीछे आपका 15-20 दिन वो ले लेते हैं, अगर भारी भरकम लोन है तो। कार वार के लोन में या छोटी मोटी गाड़ी वाड़ी के लोन में इतना नहीं होता है, बाकी सब आता है। उसको बोलते हैं सीलिंग ऑन क्रेडिट। तो बेसिकली आरबीआई ने पूरा सेट किया हुआ है। The policy of the RBI to change differential rates of interest of different type of lending, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अलग अलग के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है, लैंडिंग अमाउंट के हिसाब से। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस वाज नॉट यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू, 1991 के पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं था हमारे यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि मार्केट में पैसे लेना देना ये सब कुछ ओपन मार्केट नहीं था हमारे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट, the term refers to the sale or purchase of government securities by the RBI in the market is called the open market, ठीक है। तो आरबीआई की सिक्योरिटीज या आरबीआई जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट से लेती है, परचेज करती है, जब उनको पैसा चाहिए होता है तो उसको ओपन मार्केट कहते हैं। वो 1991 के पहले नहीं था। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट commercial bank have to keep with the RBI as a cash reserves is called the cash reserve ratio। मैंने बोला ना कि बैंक्स को अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। A special window for the banks to borrow from the RBI against the government securities in an acute cash shortage is called marginal standing facility। क्या बोल रहा है बेटा ये ये कह रहा है कि बैंक्स के पास एक स्पेशल विंडो मतलब कि एक जरिया होता है जहाँ पे वो आरबीआई से, ठीक है, पैसे उधार लेते हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको वहाँ पे रखनी पड़ती है, बट वो कुछ समय के लिए, शॉर्टेज, ठीक है, याद करना, एक्यूट शॉर्टेज के लिए, भाई अभी थोड़े टाइम के लिए थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 महीने के लिए, उसके लिए वो जब बैंक से उधार लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इन द सिचुएशन डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। तुमने अभी भी देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी। What amount is decided by the Tendulkar Committee in the year 11-12 for deciding poverty line in the urban areas? 1000 रुपए अमाउंट डिसाइड हुआ था, ठीक है, कि अर्बन एरिया में कितने, लाइक ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब 1000 रुपए वो महीने का एक्सपेंडिचर जो है वो डिसाइड हुआ था कि इतना अगर कर नहीं भी कर पाते, इतना भी नहीं कर पाए, मतलब कि पॉवर्टी लाइन के नीचे। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम टॉयलेट फैसिलिटी इन इंडिया? केरला। सबसे पढ़ा लिखा स्टेट वही है, इसके लिए उनको पता है कि टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माल नरिश्ड पीपल इन इंडिया इन 1416? 15.2%। ये माना गया था कि इतने परसेंटेज लोग जो हैं वो माल न्यूट्रिशन वाले हैं, मतलब कि उनके पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है। According to an estimate for the year 2011-12, which of the following state falls in the category of 30 to 40% poverty? 30 to 40% poverty, ओडिशा। 2011-12 में ओडिशा ही आई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉवर्टी इन द ईयर 2013 इन इंडिया? गोवा। जो उस टाइम सस्ता होता था घूमने जाना, अभी कितना महंगा हो गया। चलिए, व्हाट अमाउंट ऑफ रुपीज आर डिसाइडेड बाय द तेंदुलकर कमिटी? तेंदुलकर कमिटी ने 11-12 में कितना अमाउंट डिसाइड किया था फॉर पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज? इसके पहले क्या था? 11-12 कमिटी में अर्बन एरियाज के लिए पॉवर्टी लाइन 1000 रुपए था ना, अर्बन एरियाज पे सेम ही क्वेश्चन है ना। 816 तो नहीं था,
यार ये 2-3 टर्म्स मुझे याद ही अगेन चलिए ये भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है? कमेंट करना इसका भी आप सब लोग कि इसका आंसर 816 होगा या 1000 होगा। अच्छे से बताना, आपको मैंने 2 काम दिए हैं, ठीक है? पहले वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छे से बताना ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो जाए और मैं मेरी याददाश्त फिर से क्लियर कर लूँ कि मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा है क्या है। चलिए, अभी मैं बुक निकालूँ, उसमें देखूँ, ये करूँ तो थोड़ा काम आप भी कर लो ना यार, हेल्प कर दो मेरी। चलिए, हाउ मैनी मिनिमम कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी लाइन से भी कम इनकम है, ठीक है? मतलब वो बंदा जो रोटी कपड़ा मकान भी अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता है उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन मतलब एब्सोल्यूट पुअर। प्रधानमंत्री जन धन योजना was started on the 28th August and 2001. Okay? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कब आई थी? 25 जून। अर्बन पुअर्स के लिए मतलब कि शहर में जो गरीब लोग रहते हैं ना उनके लिए आवास योजना इसका मतलब कि घर बनाना, प्रोवाइडिंग हाउस को देते हैं सस्ते रेट में। कि ये कब हुआ था? 25 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। इन 2009 डैश वाज रिफॉर्म्ड एज द महात्मा गांधी मानरेगा ना ये महात्मा गांधी, ठीक है? ये एनरेगा से मानरेगा शुरू हुआ था 2009 में। IRDP was named as dash from the 1st April in 1999. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज घर योजना IRDP को रीनेम किया था। IRDP प्रोग्राम इज नोन एज द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक है? ये गरीबी हटाओ वाले प्रोग्राम के लिए आता था, अभी भी उसके लिए चल रहा है। अंडर डेस्क सिस्टम वी हैव राशन शॉप्स, ठीक है? राशन किसके लिए कहते हैं हम लोग? PD, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। In India, Dash has share of actual income to top 1% rich class in 2012, ठीक है? तो एक्चुअल जो टॉप रिच पर्सन है, 1% जो टॉप लोग हैं उनमें से कितना पैसा आता है? 12.6% उनका पैसा इंडिया के अंदर एक्चुअल इनकम में शेयर होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट, dash percent houses have toilet facility within the house. 66. इन होल वर्ल्ड डैश पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एड्स, पूरे के पूरे दुनिया भर में 2.3 करोड़ लोग जो है वो एड्स से सफर करते हैं। पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया वाज डैश डॉलर 14 पर कैपिटा कंजम्पशन $725 के ये इंडिया का कंजम्पशन रेट निकाला गया था डॉलर्स के अंदर। टू मेजर डैश पॉवर्टी लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल रिलेटिव, कौन कितना गरीब है, कौन किससे कितना गरीब है उसके लिए। मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरी मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1969। या ईयर्स याद करना बेटा अच्छे से, लोचे पड़ जाएंगे नहीं तो प्लीज ईयर्स अच्छे से याद करना। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च has decided that for the urban area per person dash per day is required, ठीक है? अर्बन के लिए तकरीबन 2100 कैलोरीज चाहिए होती है, रूरल के लिए 2400। वो खेती बाड़ी करते हैं ना इसलिए उनको ज्यादा चाहिए होता है कैलोरीज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रूरल के लिए कितना? 2400 आ गया ना, वही है ना रूरल का ही, ये अर्बन का। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज नोन एज द कंप्लीट पॉवर्टी, ठीक है? अतः गरीबी, कुछ नहीं कर सकते। हाउ मेनी अकाउंट्स वर ओपन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? प्रधानमंत्री के जन धन योजना के अंदर, ठीक है, कितने अकाउंट्स जो हैं वो खुले हुए थे? 1.5 करोड़ खुल गए थे। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना इंट्रोड्यूस्ड? ये कब हुआ था? ये अगस्त में हुआ था ना, अभी तो देखा था हमने, हाँ 28 अगस्त 2014 में। इन विच ईयर एनरेगा was reformed as the मनरेगा? 2009। नेक्स्ट, in which year एनरेगा was passed?
ये 2005 में पास हुआ था, फिर महात्मा गांधी में कन्वर्ट हुआ था 2009 में। IRDP को हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। विच सेक्टर इंक्लूड्स वेजिटेबल हॉकर्स, मैसन्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, वेंडर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इनका कुछ नहीं हुआ। अनऑर्गेनाइज, इनको कोई सही टाइम पे उठ के काम पे जाना है, 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, 8 बजे निकलना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उनका मन करेगा तो आज लारी लेके बाहर निकलेंगे सब्जियां बेचने के लिए, नहीं मन करेगा तो घर पे बैठे रहेंगे। तो इसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। इनकम इनके काम पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट या कोई भी एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशन इनको कोई पैसे नहीं देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एक्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट फाइंड वर्क, दे आर सेड टू बी द अनएम्प्लॉयड। अब वो लोग कितनी भी पगार दो भाई, ठीक है हमको खाली काम दो, कि मतलब कि ऐसा है ना कि 5,000 का काम हम उनसे 1,000 रुपए में करवाएंगे तो वो करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स दे आर द अनएम्प्लॉयड। As per the census report of 2011, what percent of slum families in India do not have toilet facility inside their house? 34%. Next, who was the chairman of the committee which decided a new method of measuring poverty by redefining a poverty line? ठीक है, poverty line को redefine किन्होंने किया था? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर जी ने रीडिफाइन किया था और एक नया मेथड बताया था पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। किस टाइप की प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रेज करती है? साफ साफ है, कैपिटल इंटेंसिव। ओके, कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या होता है कि भैया पैसे लगा रहे हैं हम लोग इस तरीके से। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है ना लोगों से काम निकलवा रहे हैं, तो लोगों को आप काम पे रखोगे तो उनको सैलरी मिलेगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च करने का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है क्योंकि मशीन आती है। अब एक मशीन 10 लोगों का काम करेगी तो आपको 100 लोग ही चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, 8 लोग तो बेरोजगार हो गए ना, बात वहां पे आती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। डिमांड होती नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Who presented four measuring routes of measuring types of unemployment? ये किसने बताया था? राजकृष्णा ने बताया था। 4 तरीके बताए थे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए। कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेबर सप्लाई? एक्टिव। A person is capable, willing and ready to work at current wage rate is said to be unemployed. लास्ट वाले में भी यही था ना, ठीक है, उसकी इच्छा है काम, मतलब काम करना है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके। नेक्स्ट, dash year is known as the Great Depression year of the world, 1930. Prime Minister Agriculture Irrigation Program was started on 1st July 2015. 2nd February is declared as Employment Day by the government. Dash age group is known as the productive age group, 15 से 64 ईयर तक का रहता है। ठीक है, 15 से आप काम कर सकते हो, आप कोई चाइल्ड लेबर में नहीं होगे। Indian intelligence is moving from India to foreign countries, which is known as the brain of brain. ये मतलब कि इंडिया के होशियार लोग जो है वो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो गया, ड्रेन मतलब कि बह गया। ठीक है, तो जो पैसा मिलेगा, जो प्रगति होगी वो उस देश की होगी ना, इंडिया की तो होगी नहीं। इंडिया में पैसा आएगा, नो डाउट, ठीक है, डॉलर्स और पाउंड के फॉर्म में पैसा आया, बट इंडिया की प्रगति नहीं होगी उसकी। ठीक है, जिनका पैसा आ रहा है वो पैसा रखेंगे, जो भी एक्सचेंज रेट होता है उसका कटेगा, दैट्स इट। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी वही था ना, जहाँ पे आप पैसा लगाओगे वहां पे लोग नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि आप पैसा लगाने का मतलब है कि आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हो। इंडिया के अंदर ईच ईयर देयर इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय डैश करोड़, 1.7 करोड़ हर साल जो है वो बढ़ जाती है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज द डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या ही प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब 8 लोग एक खेती में काम कर रहे हैं या एक घर में एक दुकान है उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, बट पैसा तो उतना ही आएगा ना, क्या ही फर्क पड़ता है 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे काम करें 2 कहीं और काम करें तो पैसा ज्यादा आने के चांसेस है।
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम वाटर टू एवरी फील्ड? ठीक है, इरिगेशन का मतलब ही वही ना कि हर घर हर जगह पे पानी पहुंचे। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर द फीमेल अंडर द मनरेगा? 1/3। 1/3 याद करना, फीमेल का 1/3 ही है हर जगह पे, कोई भी स्कीम हो। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द एम्प्लॉयमेंट डे? 2 फरवरी, ये भी देखा था हम लोगों ने। व्हेन वाज द एनरेगा चेंज टू द मनरेगा? 2009 अक्टूबर। गांधी जी आया था ना, ठीक है, कई बार लॉजिक भी लगा सकते हो आप। मनरेगा मतलब क्या? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का बर्थडे कब था, कब होता है? 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 2009 का आंसर बन रहा है। क्योंकि इतने सारे डेट्स याद करने हो ना, कई बार आपको ऐसे ट्रिक्स भी काम आ जाती हैं, ठीक है, याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द पीसी Mahalanobis in India, by investigating 1 crore in big industries, people can be employed। ठीक है, अगर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े लोग तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। वन साइडेड मूवमेंट ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, ठीक है, वही आया, ट्रेन ऑफ ब्रेन, ठीक है, लोग चले जा रहे हैं। वन साइडेड मूवमेंट, इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से लोग तो इंडिया में आ नहीं रहे। अच्छा, बाहर से लोग इंडिया में आ भी रहे हैं, तो वो कौन से हैं? वो जो मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, ठीक है, इस्कॉन वगैरह में आते हैं, वो भगवान जी की भक्ति में लग जाते हैं, तो वो लोग हैं। तो अभी आई कैन कमेंट, बट अगेन एक तरीके का वो कोई इनकम तो जनरेट नहीं कर रहे ना, भक्ति कर रहे हैं। ये तो इनकम तो कोई जनरेट हुआ नहीं, जो भी गोरे लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं। तो कि मैंने थोड़ा बहुत मथुरा वगैरह में कहीं भी देखा था, ठीक है, इस्कॉन बड़ा टेम्पल था। तो भक्ति ठीक है, बट उनको हमें इंडियन लाइक हम हमारे टैक्स से उनको खाना दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। तो हमारे हमारे लोग दूसरी कंट्री में जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरे लोग यहाँ पे आके मेहनत नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, तो वो बर्डन हो जाता है। चलिए, विच कमिटी अपोज्ड एक्सेसिव यूज ऑफ मैकेनाइजेशन? ठीक है, कौन सी कमिटी जो है वो मैकेनाइजेशन देती है? भगवती कमेटी एंड द वेंकटरामन कमेटी। चलिए, विच इंडस्ट्रीज which industries were given importance in the second 5 year plan? सेकंड 5 year plan में बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 11th 5 year plan was 7.8% इंक्रीज हुआ था। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड शोज दैट जॉबलेस ग्रोथ। देखो, अब भले बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पर हर बार जरूरी नहीं होता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ बहुत स्लो 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 ग्रो हो रहा है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, जॉब है ही नहीं, ठीक है, तो वो ग्रोथ ज्यादा हो रहा है उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इन इंडिया देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय एवरी ईयर इज 1.7 करोड़। अभी रिपीट रिपीट क्वेश्चन क्यों डाल दिए, आनी नहीं है। Which committee was established to study the problem of unemployment in India? Bhagwati committee. Which type of unemployment arises due to invention of new technology or new product? Fictional. देखो क्या बोल रहा है ये, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आ जाएगी अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो याद करो कोविड। कोविड इज द बेस्ट स्कीम, आप मेमोराइज कर सकते हो। ये कोविड के टाइम पे टेक्नोलॉजी का सिस्टम बहुत स्टार्ट हो गया था, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया था। तो वो टीचर्स जो ये टीचिंग नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, वो टीचर्स जो ये ऑनलाइन टीचिंग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बट ऑब्वियसली वो 40-45 ईयर्स के थे, 50 ईयर्स के थे, तो नई चीज से इक्विपमेंट होना बहुत मुश्किल था उनके लिए, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तो ना चाहते हुए भी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, टीचर्स को फायर करना पड़ गया, क्योंकि कोई मतलब बन नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल, मतलब जबरदस्ती तरीके से निकाल देना, ठीक है। ना वो निकलना चाहता है टीचर, ना मैनेजमेंट निकालना चाहता है, बट कोई ऑप्शन नहीं है अभी के हिसाब से, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैज अ मार्जिन प्रोडक्ट जीरो, ये अभी भी हो गया था, हे भगवान। चलिए, व्हेन अ लेबरर गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 hours इंस्टेड ऑफ 8 hours, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयड। भाई जहाँ पे 8 घंटे का काम तो मिनिमम कर ही सकते हैं, और उसको सिर्फ 5 घंटे का काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। व्हाट वाज इंडियाज बर्थ रेट इन 2011? 21.8
था ना बर्थ रेट। हाउ मच वाज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन 2011? 2011 में इंडिया में फीमेल का पॉपुलेशन कितना था? 940। हाँ, 940 था पर 1000 में। Which state in India has the highest female production? Kerala. Kerala बेस्ट। एजुकेशन है ना, तो बुद्धि खुली हुई है, ठीक है, नॉलेजेबल है वहां के लोग इसके लिए। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? चाइना। वैसे तो इंडिया आ गया है, पर अभी क्या है ना, तुम्हारे बुक के हिसाब से चाइना ही चलेगा। अब लास्ट ईयर ही हुआ था ना यहाँ, उसके एक साल पहले लास्ट ईयर हुआ था जो इंडिया आगे गया था, चाइना पीछे हो गया। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया? प्लानिंग कब शुरू हुई थी? 1951 से स्टार्ट हुई थी। ये जो भी हुआ था, अब कॉमन सेंस लगा दो मैं, 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको दिमाग तो चाहिए ना, 200 साल एक स्लेवरी की तरीके से रहना, फिर पूरा वो एक पूरा आपको देश दिया गया संभालने के लिए, तो चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। तो 51 से इकोनॉमिकली कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ मच वाज इंडियाज पॉपुलेशन इन द ईयर 2011? 121.02 करोड़। हाउ मच वाज इंडियाज पॉपुलेशन इन 1901? ठीक है, 1901 में कितना था? 23.8 करोड़ थे ना। इंडिया के अंदर पहली पॉपुलेशन सेंसेक्स कब ली गई थी? 1871 में ली गई थी, नहीं 51 में आएगा ना। हाँ, मैंने अभी तो आपको बताया, मैंने खुद ही बोला 51 में ही पहला पहला हुआ था। मैं कितने लोग हैं पता चलना चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आगे देश की प्रगति की बात सोच। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001, 21 से 25 के बीच में कितना है? 139.98 करोड़ पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है। 140 करोड़ हो ही गई है ना, सही बात थी ना। इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द पॉपुलेशन सेंसस? हाँ, जमशेदजी टाटा जी ने कहा था ना कि पॉपुलेशन का सेंसस निकालो, जनसंख्या निकालो। As per the census 2011, rural population in India was 68%. In 2011, women of the group age group 15 to 49 dash is the infirmity rate थी। 15 से लेकर 49 में, जो अब पहले तो क्या थोड़ा बहुत ऐसा था ना कि चाइल्ड मैरिजेस, तो उस दौरान इंफर्मोर्टेलिटी रेट जो था वो ठीक था, मतलब कि रेशियो। Dash was the first country to introduce population policy in the world. India. Dash was the chairman of the committee to frame new population policy. Swaminathan. Dash refers to the decision on the size of the family and maintaining gap between the two children. ये फैमिली प्लानिंग में आया था ना भाई, दो बच्चों के बीच में 3 साल का शायद गैप है, ठीक है, इतना होना ही चाहिए, ये पूरा कमिटी ने बताया था। नेक्स्ट, दैट स्टेट हैज द लोवेस्ट फीमेल पॉपुलेशन? हरियाणा। The year dash was considered as the year of the Great Divide, 1921। तब डिवीजन इंडिया के अंदर हो गया था, तब काफी सारे सेक्टर्स बन गए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख का, ईसाई का। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन, पहला पहला सेंसस कब आया था? 51 बात है। आफ्टर डैश सेंसस हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 years। आफ्टर, ठीक है ना, 1951 हुआ था, उसके बाद हर 10 साल के बाद, तो इंट्रोड्यूस 1951 हुआ था, तो उसके बाद ही हुआ आफ्टर 1989। इन 1951 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 1951 में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 36.1 करोड़। राइज इन डैश इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। राइज इन पॉपुलेशन, ठीक है, मेन पॉपुलेशन का ही, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कुछ कर ही नहीं सकते, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Who was the chairman of the committee set up to frame new population policy of 2000? स्वामीनाथन जी थे ना।
In which year the Green Revolution was introduced in India? 1966 में आया था, 71 के आसपास। Social evils occur in the form of crimes, theft, loot, etc. because of the increase in the urban population. ठीक है, क्या हो रहा था? जैसे कि लूट मार करना, ठीक है, मार देना, चोरी करना, ये सब जो है वो अर्बन पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि शहर में रहना थोड़ा महंगा था और एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, ठीक है, तो वो ज्यादा देखने को मिल रहा था। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स गुजरात के अंदर पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स थी? 918। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री पर मेल, आइडेंटिफाई द सेक्स रेशियो जेंडर। 1000 के हिसाब से ना, 1000 के हिसाब से, 1000 आदमियों के हिसाब से औरतें या फीमेल कितनी है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? सेकंड हुई, चाइना को फर्स्ट मान रहे हैं हम लोग। विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? अभी भी तो ये हुआ, 1921। In which year the first census of independent India was conducted? Okay, 51। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे फिर चेंज आएगा। आफ्टर डैश सेंसस हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 years। नहीं नहीं, ठीक। द स्टेज ऑफ रैपिड रिडक्शन इन डेथ रेट एंड स्लो रिडक्शन इन बर्थ रेट। ठीक है, डेथ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी मर रहे हैं और बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीधी सीधी बात है, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डेथ रेट कम हो रही है ना, और बर्थ रेट कम हुई, डेथ रेट ज्यादा हो रही है, तो एक्सप्लोजन थोड़ी होगा। जहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है, हाई बर्थ रेट होगा नहीं, लो डेथ रेट होगा नहीं, भी ज्यादा पॉपुलेशन साइज बनेगी, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर आता है इंक्रीज इन अनस्किल्ड पॉपुलेशन लीड्स टू, अगर पॉपुलेशन अनस्किल्ड है क्या होगा? वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज वेस्ट है, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि इन चीजों को कैसे तोड़ मोल के आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो पॉइंट है। रिसोर्सेज भगवान ने दिए, बट अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको आगे काम में कैसे लाना है, वो बुद्धि नहीं होगी, बिकॉज वी आर लाइक द पीपल आर अनस्किल्ड। एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कितना क्रॉस हो चुका है? 7 बिलियन। which is the Institute of Agriculture Research, ICAR. How much is the use of pesticides per hectare in India? पर हेक्टर इन इंडिया में 0.5 kg पेस्टिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं। पर हेक्टर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के एरिया में आप 0.5 kg का पेस्टिसाइड कर सकते हैं। When was the utilization of green revolution applied on all over the India? 1966। When was NABARD established? ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है, तो ये नाबार्ड बैंक कब आई थी? 82 में आई थी। जो एग्रीकल्चर बैंक है, किसानों को लोन देती है। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर इन द ईयर 2014-15? 49% का एम्प्लॉयमेंट देती है एग्रीकल्चर। हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम 2011-12 में? ठीक है, ईयर भी ध्यान देना। 2011-12 में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना था? 13.9। और 2014 में कितना हुआ था? 49%। How much percent population lives in the rural area as per the 2011 census? रूरल में कितने लोग रहते हैं? 68.8%। ठीक है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इज नोन एज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन द ईयर, ओके, वैसे तो इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन in the year 1966. Dash has done pioneer work for expansion of green revolution. ICAR. Dash is known as the modern agriculture technology program. Green revolution. The pilot project was known as Dash in 1960 to 61.
IADP। पायलट प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि कुछ सैंपल्स पे एक्सपेरिमेंट करना, फिर अगर वो सक्सेस होता है तो फिर सब पे करना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज नोन एज द सीड रिवॉल्यूशन। डैश एक्ट वाज पास टू प्रोटेक्ट द टिलर्स लैंड, टिलर्स फार्मर्स, ठीक है, तो एक एक्ट स्टार्ट हुआ था ये। डैश सेक्टर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। मैं बोला ना एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट भी है, उसके बगैर तो पॉसिबल भी नहीं है कोई भी सेक्टर काम कर पाए। नेक्स्ट, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। किसने किया था? इज नोन एज IADP। Which of the following technology measures helps to know and remove the deficiency of land? Soil testing, ठीक है, इससे क्या होता है भैया, लैंड पे करना एग्रीकल्चर नहीं करना है वो पता चल जाएगा, कितना करना है, कब कौन से मंथ में करना है, तो उसको सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं। द साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड्स, मतलब मिक्सिंग ऑफ सीड्स। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर sector in providing employment at the time of independence? 72%, ठीक है। Which of the following is not the part of the modern agriculture? Plow and bull, ये तो भी है ही नहीं बिल्कुल भी। The percentage out of agriculture financed by private money lenders at present is एग्रीकल्चर फाइनेंस है ना जो प्राइवेट मनी लेंडर देते हैं, कितना परसेंटेज है? अभी भी 27% लोग जो है वो प्राइवेट फाइनेंसेस से पैसा लेते हैं। In which year regional rural banks were established? 75 में। Which act was passed after independence to protect right of land tilling? Land for Tillers Act. What was the per head per day availability of food grain in India? Per day per head, ठीक है, एक दिन में एक इंसान को कितना खाना, कितना फूड की जरूरत होती है? 511 ग्राम। What was the per head per day availability of food grain in India in the year? ये 2013 की बात है, ठीक है ना। यही सेम क्वेश्चन 2051 के लिए, मतलब कि 51 के लिए, तो उसमें कितना था? 359 ग्राम। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा 2013-14 में? ठीक है, तो वो है हमारे पास 14.2%। व्हेन वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? 1956 में। व्हाट इज मीन बाय द डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी? ठीक है, रुपीस का गिरना, ओके, वैल्यू ऑफ रुपी कम होना, इसको हम लोग कब बोलते हैं? तब होता है जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है इंक्रीज प्राइस ऑफ $1 इन टर्म्स ऑफ द, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज हाउ मेनी अकाउंट्स? सिर्फ 2 अकाउंट्स ही होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ सर्विस, ठीक है, ये इनविजिबल ट्रेड होता है। Which country can be included in the list of India's traditional trade partner? इंग्लैंड और रशिया, शुरू से यही तो है ना हमारे साथ, और कौन है? भले हम इनसे नफरत करते हैं। Which significant change has occurred in India's foreign trade after 2005? साइज ऑफ ट्रेड जो है वो भी इंक्रीज हो गया, इसके लिए इंडिया का रैंक वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है। क्या रहा है अभी? नेक्स्ट, which factor of production is least mobile in international trade? लैंड, सीधी सी बात है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आ जा सकती है, कैपिटल आ जा सकता है, लेबर आ जा सकता है, पर लैंड थोड़ी, इंडिया की लैंड थोड़ी आप यूएसए में लेके जाओगे, तो ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं, मूवेबल। व्हाट हैपेंस ओइंग टू ट्रेड? डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन अकर्स, ठीक है, ट्रेड के हिसाब से क्या होता है? प्रोडक्शन बदलते रहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आता है। द सम ऑफ टोटल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, देने का प्लस जो है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। व्हेन द रेट ऑफ US1 increases from 60 rupees to 65, the person who is importing goods of, अच्छा,
ये यूएस नहीं है, सॉरी, एंड द रेट ऑफ यूएस डॉलर 1, ठीक है, मतलब $1 का अगर प्राइस 60 से 65 हो जाता है, तो वो इंसान जो इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो इंसान इम्पोर्ट कर रहा है $1 का, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो अगर एक इंसान इम्पोर्ट कर रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 65, मतलब कि लेटेस्ट प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है, इम्पोर्ट करने के लिए। या बाहर से अंदर मंगवा रहे हो, मंगवाने के लिए उस टाइम पे उस डॉलर का जो रेट चलेगा वो आपका पेमेंट रहेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर देयर? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 4 टाइप के होते हैं। इन 2014-15 share of India's merchandise exports in India was 50%. In 2014-15 share of merchandise imports of India from Asia, ठीक है, एक्सपोर्ट एशिया में 50% था, इंपोर्ट कितना है? 59%। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये 2014-15 की बात है, अभी तो खैर थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। In 2014 रैंक ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट वाज 19th, 19वें नंबर पे हम आते थे एक्सपोर्ट करने में। चलिए, a rise in the exchange rate for India means that the value of Indian currency has in the incline, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट इंडिया के लिए बढ़ गया है, मतलब कि अरे यार ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडियन करेंसी जो है वो क्या हो गई है? डिक्लाइन हो गई, मतलब हमारे $1 के कंपेरिजन में हमारी वैल्यू रुपये की कम हो गई, इसलिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कैश अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स एंड अदर फॉर्म्स, हम बोलते कैपिटल अकाउंट। इफ द पेमेंट्स फ्रॉम द मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स आर लेसर देन द रिसीट्स, ठीक है, मतलब ये है कि इफ द पेमेंट्स फ्रॉम द मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स आर लेसर देन द रिसीट्स, मतलब लेना कम है देना ज्यादा है हम लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज डैश इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। द सम टोटल ऑफ टेंजिबल गुड्स करंट अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। टेंजिबल गुड्स मतलब जिनको आप छू सकते हो, तो करंट अकाउंट में अगर ये ज्यादा है इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ रिसीट्स आर मोर देन द पेमेंट्स, ठीक है, अगर रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट्स का, मतलब कि पैसे ज्यादा आए हैं कंपेरिजन द पेमेंट, तो देयर इज डैश इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट सरप्लस। इफ पेमेंट्स आर, ठीक है, अगर पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और इतने आए नहीं है, खर्चा ज्यादा है कमाई कम है, ठीक है, रिसीट्स का मतलब कमाई कम है खर्चा ज्यादा है, तो देन देयर इज अ डेफिसिट, ठीक है, मतलब पेमेंट बैलेंस नहीं दिखाई देगा अपने को। When the values of credit and debit are not equal, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड पेमेंट्स। When the values of credit and equal है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड। Dash imports constitute electricity, infrastructure facility imported to skill formation. Dash imports मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस चाहिए ना इस सब के लिए। फिर आता है डिग्रीज ऑफ कंपटीशन इज रिलेटिवली डैश इन डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड में डिग्री ऑफ कंपटीशन कम होता है, क्योंकि डोमेस्टिक मतलब कि अपने अपने देश में अपने एरिया में इतना कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन तब होता है जब हम अपने एरियाज को इंक्रीज करते हैं। एक मेंढक जब अपने तालाब से बाहर निकलता है तब पता चलता है कि भैया आगे और भी बहुत टाइप के मेंढक हैं, जिससे कंपटीशन करना है अपने को। The scale of international trade is dash than the domestic trade larger, अभी मैंने वही बोला। Dash helps in the international trade, WTO, World Trade Organization. The dash of international trade is determined by the circumstances affecting trade policies and the laws. क्या है? Nature. When domestic cost of production is dash, it becomes cheaper and easier to import such goods and services from the other countries. ठीक है, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कॉस्ट ज्यादा है तो सीधी सी बात है दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ेगा, है ना। तो अभी भी हम कुछ भी बोल दो, चाइना से बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ती मिलती है, सस्ती बनती भी हैं। ट्रेड एक्टिविटी विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, अपने ही कंट्री के बाउंड्री में अगर कोई एक्टिविटी करते हैं उसको डोमेस्टिक बोलेंगे। कैश इज एन एक्टिविटी इसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब ले बेच करना, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम चीजें बेच रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं ट्रेडिंग करना।
When the exchange rate falls for India, the imports by India tends to, अगर exchange rate कम हो जाएगा तो import क्या हो जाएगा इंडिया में, बढ़ जाएगा. जब exchange rate falls हो जाएगा इंडिया के लिए, the value of Indian rupee क्या हो जाएगा, इंडियन रुपी बढ़ जाएगा. ठीक है. A rise in the exchange rate for India means the value of Indian rupee decreased. साफ साफ इसका उल्टा ही है ना. यहाँ पे एक्सचेंज रेट राइज होना मतलब कि वैल्यू कम होना है. यहाँ पे एक्सचेंज रेट कम होना है, इसका मतलब कि वैल्यू इंडियन रुपीस की राइज होना. ठीक है ना. अगर $1 अभी प्राइस चल रहा है समझो कि 85 रुपीज, अगर ये $1 का प्राइस जो है वो 80 रुपीज हो जाए, हो गया ना, तो इसका मतलब कि इंडियन वैल्यू जो है वो रुपीस बढ़ती जा रही है. इसके डॉलर के कंपेरिजन में तो कम वैल्यू दिख रहा है. चलिए नेक्स्ट. The price of foreign currency in terms of domestic currency is known as the exchange rate. The services of transportation are called the invisible goods. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन को आप छू नहीं सकते हो. An accounting statement showing the value of imports and exports of visible goods and invisible services during a year called the balance of payments. ठीक है. कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितनी वैल्यू है, वो पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में काउंट करते हैं. What was the percentage share of trade in India's GDP in 2014? ट्रेड का कितना परसेंटेज था? 38.3%. Special features of trade which gives it a unique identity from the other activities are called the nature of trade. ये अभी भी था ना कि ट्रेड का एक स्पेशल एक्टिविटी होता है जिससे पता चलता है कि क्या क्या आइडेंटिटी है. ठीक है. क्या ट्रेडिंग करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रेड्स. When was the implementation of special economic zones? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कब इम्प्लीमेंट हुए थे? ये हुए थे 2000 में. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब ये कि ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते थे. और वो जोन्स में इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करनी थी उस टाइम पे. व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है? वो सेक्टर जो गवर्नमेंट चलाती है. हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मोर देन 10 करोड़. व्हाट वाज द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज इन 2011-12? ठीक है. एम्प्लॉयमेंट का प्रपोर्शन कितना था? 24.3%. हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन 2013-14? 13-14 में इंडस्ट्रीज का कितना था? 11-12 में 24 था ना, तो ये 27. ठीक है. ज्यादा हो गया था ना. स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम 2000, 1 April of 2000. ठीक है. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल में कितना चाहिए? 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम. मीडियम के लिए कितना चाहिए होता है? 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़. न्यू स्पेशल जोन इकोनॉमिक्स आर प्रपोज इन इंडिया. नए कितने आ गए थे? 18 और जोन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया के अंदर. डैश इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ टाइनी इंडस्ट्रीज. छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है ना, उसमें 25 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए. नेक्स्ट. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द जॉइंट स्टॉक. केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. केमिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कौन सी इंडस्ट्रीज में आते हैं? मीडियम इंडस्ट्रीज में आते हैं. इंडिया हैज सेटअप डैश SEZ 8 बनाए थे. डैश वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फर्स्ट April 2000. ये गलत है, मतलब SEZ आएगा ना जो इम्प्लीमेंट हुआ था. ये भी हमने देखा 1 April का. ये ऑप्शंस गलत आ गए. चलिए. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डैश आर यूजिंग डैश इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टेक्निक. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती हैं. ठीक है.
लोगों को, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पैसा नहीं है तो वो लोग काम करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है उसके लिए क्या चाहिए, सीधी बात है, उसमें पैसा ज़्यादा चाहिए, तो मोर कैपिटल। कैपिटल पैसा लगाना, ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन वाज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, अरे यार एक ही 1 अप्रैल। चलिए, basic and heavy industries are generally established dash due to huge investment and high risk public sectors. ये हैवी इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का ही काम रहता है। Which of the following industry is known as a large scale industry? Equipments of railways, सीधी सी बात है। आर्टिस्टिक इंसेंस्टिक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है। इंडस्ट्रीज whose investment limit is between industries whose इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना होना चाहिए इंडस्ट्रीज का? क्वेश्चन, इंडस्ट्री से तो 5 से 10 करोड़ आएंगे, मीडियम स्केल। इंडस्ट्री से मतलब हाई स्केल में आ जाएंगे ना। चलिए, ओके, इंडस्ट्रीज रन बाय फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स रन करते हैं वो वाले इंडस्ट्रीज जो हैं उसको हम बोलेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। फिर बात करते हैं, व्हाट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनकम ऑफ इंडिया वाज अर्न बाय द इंडस्ट्रीज इन ईयर 2013-14? 2013-14 में, ठीक है, एक्सपोर्ट इनकम का शेयरिंग कितना था 2013-14 में ना, ठीक है, 2/3। What was the contribution of industrial sector in generating employment in India? इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इन द ईयर 1951? 10.6%, उस टाइम तो कम था ना। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द ओएनजीसी सेटअप? 1959। व्हेन वाज रेलवे स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 53 में, 1950 1853 में। व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया इन 2011? कितना लिटरेसी रेट था? 74% था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल फॉर द 6 to 14 years of age. Approximately, what was the percentage population living in cities in 2011? 2011 में कितने लोग जो है वो सिटीज में रहते थे? 32%. The definition of an urban area given in which year was liberal? 1991 से लिबरलाइजेशन जो था वो आ गया। बाय 2050 मीन्स 2050 में वर्ल्ड पॉपुलेशन सिटीज में कितना हो जाएगा? 2/3। What type of effects are there for migration due to attraction? ठीक है, अट्रैक्शन इसका मतलब कि बाहर की लाइफस्टाइल है यार, लोग मस्त सैटरडे संडे चिल करते हैं, ये करते हैं, तो ये अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन की वजह से माइग्रेशन जब होता है तो उसका इम्पैक्ट लाइक इट्स अ टाइप ऑफ रिलेटिव टाइप ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है। इन विच ईयर वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1991। तो याद ही कर लेना, ये नए नई चीजें 91 से स्टार्ट हुई थी। डैश मेथड इज नॉट यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बायोगैस, बायोगैस का यूज नहीं करते हैं। इन 2013-14 इंडिया जनरेटेड हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो पावर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। इन 2013-14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे? 93% जितने बच्चे एनरोल्ड हुए थे 2013-14 में। डैश वेज आर देयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? 4 तरीके हैं ना, या थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, ये 4 तरीके हैं हमारे पास। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का मेन पर्पस क्या है? इनकम जनरेट करना, ठीक है, लोग बाहर जाते ही है कि हमें इनकम का एक जरिया मिले। डैश इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि स्लम एरियाज बढ़ते जाते हैं, झोपड़पट्टी। डैश इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैपेसिटी ऑफ हाउसिंग, lack of transportation. This is a positive effect of urbanization. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है वहां पे, तभी तो लोग आते हैं ना,
शहरों में। माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स आर हैज डैश कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर अनस्किल्ड लेबर्स जा रहे हैं तो ये कैसा होता है, अनइकोनॉमिकल। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास शायद जाते तो है बट उनके पास शायद मौका नहीं मिलता है काम करने का, ठीक है, बिकॉज दे आर अनस्किल्ड। द अर्बनाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो इसके लिए वो गांव को भी शहरों में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, इसी बात है ना, ठीक है। जैसे कि मुंबई में हर लोग जा रहे हैं, मुंबई सपनों की नगरी, ठीक है, वहां जाना है तो वहां पे सबके सपने पूरे हो जरूरी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग स्लम्स, फिर इतना महंगा शहर है कि लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए वो झोपड़पट्टी या ऐसे कम प्रिविलेज वाली जगह पे रहते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है माइग्रेशन का। ओएनजीसी वाज सेट अप इन 1959। Dash is the rank of the Indian Railway in the World Railway Network. इंडिया का फोर्थ है पूरे वर्ल्ड में। Electricity generated through water is known as hydropower. Place based on migration is divided into two types. ठीक है? Offshore drilling platform has been erected in बॉम्बे हाई। ऑफशोर मतलब कि नदी के किनारे जो थोड़ा दूर होता है तो उस पर ड्रिलिंग, कूद के जो पानी में से पेट्रोल निकालना, ये बॉम्बे हाई से स्टार्ट, मतलब बॉम्बे हाई में हुआ था, बॉम्बे हाईवे एक्चुअली। इन इंडिया ऑयल रिजर्व्स वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले कहाँ पे पता चला था, आसाम में। डैश इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, पेट्रोल, और तो क्या ही चाहिए। इंडिया रेलवे रैंक एशिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। Cash production is affected by the factors like high cost, frequent power cuts, scarcity of coal. तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट हो जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड विंड पावर डू नॉट स्प्रेड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं करते ना। इंडिया स्पेंड्स डैश परसेंट ऑन द हेल्थ, हेल्थ पे हम 4.4% ही सिर्फ खर्च करते हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज में हेल्थ पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। डैश हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, किसने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। डैश परसेंट ऑफ द चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर फिफ्थ स्टैंडर्ड, कितने हैं, 29% बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं, ठीक है। डैश स्टेट हैज टेकन इनिशिएटिव्स इन द फॉर्म ऑफ गुणोत्सव एंड प्रवेशोत्सव एंड एनरोल्ड मोर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, एक है गुजरात में। प्रोफेसर डैश हैज गिवन इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस, मार्शल। इन्वेस्टमेंट मेड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, रिसर्च के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट रिड्यूस डैश इनइक्वालिटीज ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकम का जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाता है अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री को हम लोग मौका देते हैं डेवलप करने का, तो पैसे कमाएंगे, तो अर्बनाइजेशन में मतलब जो शाहूकार है और उनके बीच का एक दायरा कम होता जाएगा। मोर देन डैश परसेंट ऑफ पुअर पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम स्किन एंड द रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हमारे इंडिया में तो 50% है। अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन इज द डैश इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन करंट। द माइग्रेशन करंट क्या नेगेटिव है ना, करंट क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। द माइग्रेशन ड्यू टू सरदार सरोवर योजना इन गुजरात इज कॉल्ड डेवलपमेंटल माइग्रेशन, मतलब डेवलपमेंट हो रही है इसके लिए लोग माइग्रेट होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कंट्री के अंदर ही अगर वो, जैसे यूपी के लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात के लोग कहीं और जा रहे हैं, तो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही अगर माइग्रेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। डैश मीन्स change in place or moving from one place and setting another place, that is called the migration, वही तो हुआ। The total gas production in India
इज ऑफ द टोटल गैस ऑफ द वर्ल्ड। टोटल वर्ल्ड गैस के हिसाब से इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट है? 0.5% गैस का प्रोडक्शन है। व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? 0.5%। नहीं, इन द वर्ल्ड है ना, इन द वर्ल्ड में पेट्रोलियम का है 0.4%। नेक्स्ट, how many tons of goods were transported by Indian Railways in 2012? 8200 million. How many passenger railways in 2012? What is the position of Indian railway network in the world? पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रेलवे नेटवर्क किस पे? फोर्थ पे। अभी भी क्वेश्चन आया था। एशिया के अंदर फर्स्ट पे है। शायद रिपीट हो गया फिर से। टोटल एनर्जी प्रोडक्शन वाज द न्यूक्लियर, कितना कितना टोटल है, कितना एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर से हम लोग जनरेट करते हैं? 16%। व्हाट वाज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया इन 2000 इन 5051? 5051 में शायद 2300 मेगावाट था ना। व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन डाई ड्यू टू द एनीमिया? एनीमिया मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड। कितने होते हैं? 19% औरतें जो हैं वो ब्लड की कमी से मर जाती हैं। ठीक है, डन। तो बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। बहुत ज्यादा ही एमसीक्यू आपने बोला मैम इतने सारे, पर क्या होता है ना बेटा, देखो एक सीधी सी बात है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको मेहनत करनी है। और मेहनत मतलब वही है कि मैं जो भी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बीच बीच में जो लाइन में से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज बहुत होती है। इकोनॉमिक्स का पेपर तभी टफ लगता है क्योंकि एसएसटी जैसा अपने 10th में कैसा होता था कि एक एक लाइन कहीं से भी पूछ लिया, तो वो बात होती है। इसके लिए वो हर एक लाइन, स्पेशली जो ईयर है, परसेंटेज है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिक फॉर्म बहुत ज्यादा होता है, तो वो मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। और कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो जिन बच्चों को एक्चुअली रैंक लेके आना है, जिन बच्चों को एक्चुअली ऐसा है कि नहीं मैं टॉप करूं मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्कूल में या पूरे स्टेट में, तो उनके लिए ये वो बच्चे मुझे एक्चुअली थैंक यू बोलेंगे कि यस मैम यू आर गिविंग अस अ ऑथेंटिक मटेरियल, और जिसके लिए हमें आज वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, वी कैन इजीली गेट टू द पॉइंट। तो चलिए बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।